फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो है हिंदी विषय पढ़ाती हूँ और हम लोगों ने काफ़ी जो सिलेबस है अपना कवर अप कर लिया है। और आज हम जो है हिंदी साहित्य जो है हमारा, उसमें साहित्य शास्त्र का जो टॉपिक करेंगे वो है शब्द शक्ति। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या किया है ना। तो साधारणीकरण हमारा टॉपिक था पिछला, और अब आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारा शब्द शक्ति। तो आज हम जानेंगे कि शब्द शक्ति जो है उसका क्या प्रभाव है और वो कैसे जो है शब्द शक्ति का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, उसके कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे आज। तो जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारी इकाई जो है वो 3 चल रही है ना। और भाग जो है वो आज हमारा 12वां भाग चल रहा है। तो मेरा नाम ज्योति है, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो भी स्टूडेंट न्यू आए हैं हमारे ग्रुप में, उन लोगों को बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको यूजीसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जितनी भी अपडेट्स होगी वो सारी यहाँ पे आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की, किसी और वेबसाइट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास जो है वो 12 बजे होती है, तो वो तो चली ही रही है ना। और बाकी ये है कि हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं, यू नो वेरी वेल, कि हमारा जो है एग्ज़ाम फर्स्ट होता है और एग्ज़ाम सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम जो फर्स्ट है उसमें आपको जो करंट जीके आएगा और फर्स्ट पेपर की तैयारी है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी देखो आप कर सकते हो, 11 बजे क्लास लगा सकते हो, 2 बजे क्लास लगा सकते हो और 9 बजे आप जीके की क्लास लगा सकते हो। यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो सेकेंड पेपर होता है हमारा, वो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो वो आपका हिंदी है। ठीक है, तो आप हिंदी तो मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, बाकी आपके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे आप उनको बाकी क्लासेस का सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और भी क्लासेस आपको मिल रही है, वो भी यूजीसी जो नेट 2022 में। ठीक है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट आगे मिलेगा, तो वो आप बने रहना हमारे साथ। अब ये जो है, ये सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये हमारी फिलर फॉर्म की जो है एप्लीकेशन है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर आप फिलर फॉर्म सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन मिलेगी, एक ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड करके आपको वहाँ पर जब आप उसको ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। लाइव क्लासेस तो चल ही रही है और वो आपको सारी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको 5000 MCQs एंड PYQ भी मिलेगा। तो ये पूरा आपको 100% ऑफ मिल रहा है बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं तो उनको बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपये भी लिया नहीं जा रहा है। तो 100% ऑफ है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं सिलेबस की ओर। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी जो इकाई है वो 3 चल रही है। ठीक है, और हम लोग साहित्य शास्त्र जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं इसको बता दूं कि साहित्य शास्त्र क्यों, क्योंकि इसमें हम जो भारतीय जो है आचार्य हैं या भारतीय जो भी हमारा भारतीय साहित्य है वो भी है, और साथ साथ पाश्चात्य साहित्य भी है। ठीक है, मतलब हम भारतीय साहित्य के जितने भी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ पाश्चात्य के भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साहित्य शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम काव्य लक्षण जो है बच्चों, यहाँ पर हम जो काव्य लक्षण है वो कर चुके हैं, काव्य हेतु कर चुके हैं और काव्य प्रयोजन कर चुके हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। संप्रदाय हम रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति, ये पूरा का पूरा हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है हम लोगों का। ठीक है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ये हमारा पिछले टॉपिक में, जो पिछला हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने साधारणीकरण का जो है टॉपिक पढ़ा था, और उससे पिछली क्लास में हमने रस निष्पत्ति पढ़ा था। तो ये भी हमारा जो है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है।
अब बात आती है शब्द शक्ति की, जो आज का हमारा विषय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शब्द शक्ति। तो आज हम शब्द शक्ति को जानेंगे और फिर कल हम जो है काव्य के गुण या दोष जो हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम ये वाला कंप्लीट कर देंगे पोर्शन, और ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो भारतीय साहित्य है या जो भारतीय जो भी आचार्य है वो लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से जो प्लेटो से शुरू होता है ये सारा पार्ट किसका है? पाश्चात्य का, ठीक है। तो हम यहाँ से पाश्चात्य साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आज हमारा जो विषय है वो तो क्या है? शब्द शक्ति है, जो हम शब्द शक्ति जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि शब्द शक्ति की बात कर रही हूँ, तो काव्य जब हम लोगों ने किया था तो हमने काव्य में शब्द शक्ति के बारे में बहुत पढ़ा, ठीक है। हम शब्दों की तो बात कर रहे थे, हर जगह काव्य में हम घुमा फिरा के शब्दों के बारे में ही तो जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम शब्दों की चर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन किस में? काव्य की बात की जा रही है। यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? काव्य की बात की जा रही है। और काव्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब काव्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं और किस किस तरीके से हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे और कि कौन से, जैसे कई सारे आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने तरीके से बताया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बताई उन्होंने। तो यहाँ पर हम सारा का सारा जो है पढ़ने वाले हैं कि शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति के भेद क्या हैं और उनके भेदों के अंदर भी उसके कितने पार्ट्स हैं, और उन सभी पार्टों के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में जो है यूजीसी की जो पेपर होता है उसमें बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इस सेशन को समझना, ठीक है। अब आगे चलते हैं अब चलते हैं हम शब्द शक्ति के अर्थ और प्रकार, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे हम शब्द शक्ति के बारे में कि शब्द शक्ति जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा की ओर कि शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है। तो अगर शब्द शक्ति जो है उसका अर्थ देखिए तो क्या है? शब्द की अभिव्यंजन शक्ति ही क्या है? शब्द शक्ति है। या कहें कि शब्द का कार्य किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति करना है या उनका बोध करवाना है, ठीक है। अब क्या है, कोई शब्द है, अब उसका आपको अर्थ जो है वो मिल जाएगा। अगर आप उसका अर्थ जानना चाहते हो या आप उसका अर्थ जो है खुद समझते हो तो आपको उसका अर्थ समझ आ जाएगा। तो वही क्या है, शब्द की शक्ति है कि आपको उस शब्द का मतलब समझ में आ रहा है, आप उसके अर्थ का बोध है, आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ घोड़ा, तो एकदम से आपके सामने उस शब्द उसकी तस्वीर आ जाएगी कि हाँ भाई घोड़ा बोल दिया, ठीक है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपको उस शब्द के बारे में पता है ना। अब हम शुरू से ही पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो हमें पता है कि भाई अ से अनार होता है, ठीक है, और आ से आम होता है। तो इस तरीके से जो शब्दों के बारे में आपको पता है, उन शब्दों के बारे में अगर आपको बोला जाए तो आप एकदम से ही आपके सामने उसकी तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको उस शब्द का क्या है, बोध है, पता है, ठीक है, उसके अर्थ का भी पता है, ठीक है। अब किसी ने कार बोला, किसी ने गाड़ी बोला, तो आपको एकदम से आ गया भाई गाड़ी बोला तो आपके नक्शा बन गया भाई गाड़ी की बात की जा रही है। आपको केला बोला, आपको समझ आ गया भाई केले की बात की जा रही है। तो इस तरीके से जिस शब्द के बारे का आपको बोध हो जाता है वो क्या है, शब्द शक्ति है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है। शब्द और अर्थ का संबंध ही क्या है, शब्द शक्ति है। समझ आ गया कि शब्द लिखा है और उस शब्द से क्या हो गया, आप उसके अर्थ का बोध कर रहे हो, ठीक है, आप उसके अर्थ को जो है समझ रहे हो, उस अर्थ को समझ रहे हो, तो उसको क्या कहा है यहाँ पे, शब्द शक्ति कहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक जो है यहाँ पे एक जो है उक्ति दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, शब्दार्थ संबंध शक्ति, ठीक है। क्या कहना चाहता है, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। कि जहां पे शब्द और अर्थ का संबंध हो उसे क्या कहा जाएगा, शब्द शक्ति कहा जाएगा। हम जो है शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार से जान सकते हैं कि शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले जो अर्थ व्यापार होते हैं उनको क्या कहा जाता है,
शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से क्या कहा दिया कि शब्दों का व्यापार, क्योंकि शब्द को क्या है, शब्दों का प्रयोग हम बार बार करते हैं। किसी शब्द का अगर हमने किसी काव्य में प्रयोग कर लिया तो हम उस शब्द का प्रयोग कहीं और दोबारा भी तो करते हो। तो इस तरीके से क्या है, उन शब्दों के माध्यम से आपकी जो काव्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, शब्दों का व्यापार भी है यहाँ पे। तो शब्दों का अर्थ का बोध कराने वाला जो अर्थ हो व्यापार है, उसे क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। तो आपको शब्द शक्ति समझ में आ गया कि शब्द है और उसके अर्थ का आपको बोध हो जाए, उसका अर्थ का आपको पता चल जाए, तो वो क्या है, आपके भीतर एक शब्द शक्ति है जो उसको पहचानने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शब्द शक्ति हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका महत्व है क्या, शब्द शक्ति अगर होगी तो क्या होगा और अगर नहीं होगी तो क्या होगा। तो अगर शब्दों की बात हम करें तो किसी भी, देखो शब्द शक्ति का महत्व पढ़ रहे हैं, तो किसी भी शब्द का महत्व जो होता है उसके अर्थ में ही निर्भर करता है। ठीक है, मान लो आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया, ठीक है, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, आपने उसका शब्द को ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है और उसका अर्थ आपको जान भी नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बोध नहीं है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, वो शब्द शक्ति नहीं है। ठीक है, जब किसी शब्द का महत्व तभी है जब उसका अर्थ भी उसके अंदर निहित हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो और उस शब्द में, ठीक है, उस शब्द को आपको समझ में आ रहा है, वो शब्द आप उसके अर्थ को जानते हो कि इसका मतलब क्या है, तो वो क्या है, शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर क्या है कि हर शब्द शक्ति में उसका एक अर्थ निहित होता है। ठीक है, बिना अर्थ के अगर हम बात करें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो विलीन और निरर्थक होती है। ठीक है, उसका कोई मोल नहीं है, वो कुछ नहीं है फिर, क्योंकि उसका तो कुछ अर्थ ही नहीं है। तो शब्द शक्ति के शब्द में ही निहित इस अर्थ की शक्ति पर विचार किया गया है। काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ ग्रहण से ही काव्य जो होती है वो आनंददायक बनता है। ठीक है, अब क्या है, आनंद तो तभी आएगा ना जब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। अब कोई बच्चा है जिसको जो है क ख जो है ये आता ही नहीं है और आप उसके सामने बोलते जाओगे तो उसको उस चीज़ की वैल्यू पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो निरर्थक है, उसके लिए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। लेकिन जिसको आता है आप उसके सामने बोलोगे तो वो भी कहीं ना कहीं गुनगुनाएगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि उसे आता है वो चीज़। ठीक है, तो उसे उन शब्दों का बोध है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्द के जो अर्थ है उसको समझना ही काव्य के आनंद को प्राप्त करने की प्रधान सीढ़ी है। अगर आपने काव्य का आनंद उठाना है, अगर आपने उसमें रस का, अलंकारों का, रीति का, वक्रोक्ति का, औचित्य का, ध्वनि का, अगर आपने उन रसों का आनंद उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द के अर्थ को समझना ही पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर होगी बच्चों? अब क्या है यहाँ पे, शब्द के जो अर्थ है उसको समझने के लिए शब्द शक्तियों की जानकारी होना भी परम आवश्यक है। ठीक है, अब शब्दों का अर्थ तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप शब्दों को पहचान पाओगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, शब्द शक्ति कहा गया। अब आगे चलते हैं शब्द शक्ति के भेदों पे। ठीक है, कि जो शब्द शक्ति है उसके भेद। सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो शब्द शक्ति, देखो जो पंडित विश्वनाथ है, पंडित विश्वनाथ ने जो है, अगर बात करूँ मैं पंडित विश्वनाथ की, तो उन्होंने जो है शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उन्होंने मैं कहूँ कि उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द क्या था, शक्ति शब्द था। ठीक है, उन्होंने शक्ति शब्द का जो है प्रयोग किया है। किसने? पंडित विश्वनाथ ने। तो आप लोग याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और अगर मैं मम्मट की बात करूं कि मम्मट ने जो है किस शब्द का प्रयोग किया है, तो उन्होंने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? व्यापार शब्द का प्रयोग किया है मम्मट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है शब्द शक्ति के भेद। ठीक है, तो शब्द शक्ति के भेद की बात करेंगे बच्चों हम। इस प्रकार शब्द के विभिन्न प्रकार के अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया गया। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, भाषा के जितने प्रकार
जितने प्रकार के अभिप्राय होते हैं उतने ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ भी होती है। मतलब शब्द में जितने प्रकार के अर्थ होते हैं, कोई शब्द लिया है उसके कितने सारे जो है शब्द होते हैं ना, उनके शब्दों का कितना होता है। जल बोल दिया, नीर बोल दिया, तो इस तरीके से आप कितनी सारी बातों से जो है समझोगे उसके कितने अर्थ हैं। तो उसी प्रकार भाषा के जितने प्रकार होते हैं उतनी ही जो है हमारी यहाँ पर शब्द शक्तियों की बात की गई है कि उतनी ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ भी है। तो अगर शब्दों की बात की जाए तो शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ जो थे वो स्वीकार किए गए थे। ठीक है, 3 प्रकार के अर्थों को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। वो क्या है बच्चों? सबसे पहले है वाच्यार्थ। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताया, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डीपली कर रहे हैं तो अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, वाच्यार्थ हो गया, ठीक है, जिसको हम अभिधेयार्थ भी कहते हैं, और लक्ष्यार्थ हो गया और व्यंग्यार्थ हो गया। अब वाच्यार्थ क्या है बच्चों? वाच्यार्थ की मतलब वाचक, वाचक शब्द। ठीक है, बोल कर, अगर कोई बोल रहा है, उसके मुंह से कुछ निकल रहा है और वो शब्द आपको समझ में आ रहा है, देखो बोध शब्द शक्ति की बात की जा रही है ना। आप अपने जो है अपने जो सेंटर में जो आपका लक्ष्य है ना उसको क्या रखो? शब्द शक्ति रखो। अब किसी भी चीज़ को अगर रिलेट करोगे किसके साथ? शब्द शक्ति के साथ, तो आपको वो चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से किसी चीज़ को रिलेट करके उसको याद भी रखना है और साथ ही साथ उसको समझना भी है। ठीक है, तो कैसे करोगे कि आपको पता है कि आपका टॉपिक क्या है? शब्द शक्ति है। तो अब हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में शब्द शक्ति पहले होना चाहिए, तो आप उसी चीज़ से उसको रिलेट कर देना। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे वाच्यार्थ की बात कर रही है, मतलब वाचन। हम किसी भी चीज़ का वाचक करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? शब्द शक्ति ना। अब हम उसने कुछ बोला और बोलकर हमने उसको समझ लिया। आपके दोस्त है, जैसे आप लोग आपस में कमेंट्स में बात करते हो, है ना, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो आपके जो आप कमेंट्स में बात करते हो, अरे यार मैं हमेशा ना जो है प्रश्न भूल ही जाती हूँ, मेरे दिमाग में मुझे याद ही नहीं आता, और आप लोग भी मुझे याद नहीं दिलाते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों से जो है प्रश्न किया था, तो प्रश्न मेरा ये था कि व्यभिचारियों को, व्यभिचारी जो भाव था उससे क्या कहा जाता है? यही प्रश्न था। व्यभिचार्य को जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव है। और संचारी भाव, इसका आंसर सिर्फ एक ही लड़की ने दिया है, एक ही बच्चे ने जो है, एक ही स्टूडेंट ने जो है दिया है, जिसका नाम है मिक्की। मिक्की ने जो है इसका आंसर दिया, और किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, जबकि ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। सो ये तो बहुत ही, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का, आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आई डोंट थिंक सो फिर कुछ क्या होगा आप लोगों का। ठीक है, सो प्लीज़ बी सीरियस नाउ। ठीक है, सीरियस हो जाइए, बिल्कुल जैसे पढ़ाई करवाई जा रही है आप उसको थोड़ा सीरियस होके पढ़िए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, आपको व्यभिचारी भाव करवाया था, व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव था। ठीक है, और जो सिर्फ मिक्की जो है उसी ने इसका आंसर, राइट आंसर दिया, इसका मतलब वो लड़की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही है। और मिक्की मेक श्योर आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, और ज़रूर आपका जो नेट जेआरएफ है वो पक्का क्लियर होएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और बाकी सब भी जो है बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और ताकि जो है अच्छे से स्टडी करोगे तो आप लोग भी बहुत जल्दी जो है इस चीज़ को अचीव करोगे। ठीक है, अब आइंदा से जो भी अगले क्वेश्चंस होंगे, आई होप आप सभी जो है उसका आंसर दोगे और पार्टिसिपेट करोगे। डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आपका आंसर गलत होता है, आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। ठीक है, आपका गलत होगा, लेकिन क्या होगा, आपको उसका आंसर पता चलेगा, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी, आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ गया तो आपको एकदम से याद रहेगा, अरे ये तो करवाया था मैम ने। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे वाच्यार्थ की, तो वाच्यार्थ और अभिधेयार्थ, इसको वाच्यार्थ और इसको मुख्यार्थ भी कह सकते हो। ठीक है,
वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट होता है इस वजह से। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो वाच्यार्थ मतलब जो हम वाचक मुंह से बोलते हैं और अगले बंदे को समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे आप लोग कन्वर्सेशन करते हो तो आप लोग एक दूसरे से बात करते हो तो एक जना उसको कुछ पूछ रहा है ना, और दूसरा उसका जो है आंसर दे रहा है, तो क्या हो रहा है, जिसने क्वेश्चन किया अगले वाले को वो क्वेश्चन समझ में आया तभी तो उसने उसका आंसर दिया ना। ठीक है, तो क्या है, वाच्यार्थ है, उसने बोला और उसने उसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाच्यार्थ हो रहा है। ऐसे सीधे सीधे जो है शब्द शक्ति जो है उसका यहाँ पे बोध है, इस वजह से वाच्यार्थ के जो है द्वारा वो जो है उस शब्द को समझ पा रहा है। आगे आ जाता है लक्ष्यार्थ। ठीक है, वाच्यार्थ में तो सीधा सीधा था कि बोला और अगले बंदे को उस चीज का बोध था तो वो समझ गया। ठीक है, अब लक्ष्यार्थ में क्या है, लक्ष्यार्थ की बात करूं तो लक्ष्यार्थ में ये है लक्ष्य होना। ठीक है, लक्ष्यार्थ में क्या है, किसी चीज का क्या होना, लक्ष्य होना। अब लक्ष्य क्या है, कोई टारगेट। मान लो आपने बात सीधी सीधी नहीं बोली, क्योंकि क्या है लक्ष्यार्थ में मैंने बताया ना टेढ़ी बात करेगा, वो लक्षण होगा उसका कुछ ना कुछ बताना, लेकिन वो सीधी सीधी मुख्यार्थ नहीं, मुख्यार्थ को भी पास करते हुए जाएगा, मुख्यार्थ से आगे जाएगा, आगे जाके मुख्यार्थ को भी, मुख्यार्थ से सीधे सीधे तो समझ आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, उस बात को थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से बताएगा, तो वो क्या होगा, उसका लक्ष्य होगा। लास्ट में जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना तो हमें तब जाके कुछ समझ आएगा कि हाँ भाई इसका लास्ट में नतीजा क्या निकला होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, इसमें लक्ष्यार्थ होता है, मतलब एक जो लक्ष्य होता है उसमें अर्थ निहित होता है उसका। समझ आ गया। वाच्यार्थ में जो उसने वाच्य बोला है, मतलब जो उसने अपने मुंह से कुछ बोला है उसके वाच्य में ही उसका अर्थ जो होता है वो निहित होता है, तो उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लक्ष्यार्थ में उसका लक्ष्य निहित होता है और उसके अर्थ का बोध होता है हमें, तो वो क्या होता है, लक्ष्यार्थ होता है। और व्यंग्यार्थ भी पढ़ा था हम लोगों ने। व्यंग्यार्थ में क्या होता है, व्यंजन भी कहते हैं इसको, व्यंजक भी कहते हैं, व्यंजक शब्द। ठीक है, तो व्यंजक शब्द में क्या होता है या व्यंग्यार्थ में क्या होता है कि क्या करते हैं हम, व्यंग्य व्यंग्य करते हैं और व्यंग्य के जरिए हम जो है अपनी बात तक उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे काफ़ी दिनों बाद कोई बच्चा जो है काफ़ी दिनों के बाद दिख रहा है, हम बोलते हैं अरे कहाँ रह गए तुम, तो ईद का चांद हो गए। तो क्या है, ईद का चांद हो गए, डायरेक्ट तो बात नहीं कही हमने, लेकिन उसमें एक व्यंग्य कर दिया हमने उसको, लेकिन उसके जरिए जो है उसको वो बात समझ में आ गई कि ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना, कि तुम तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ कर दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहला हमारा वाच्यार्थ है, दूसरा लक्ष्यार्थ, लक्ष्य से जो है अर्थ का बोध होता है, और व्यंग्यार्थ मतलब व्यंग्य करके हमें व्यंग्य को जब हम वो करते हैं तो हमें उसके अर्थ का बोध होता है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, हमारी शब्द शक्ति होती है। क्लियर है बच्चों, आगे चलें। आगे आ जाता है हमारे अर्थों के आधार पर। अगर बच्चों हम अर्थों के आधार पर चलें तो अर्थों के आधार पर अगर हम चले तो क्या होगा, 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है अर्थों के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी शब्द शक्ति होती है अर्थों के आधार पर। सबसे पहले होती है अभिधा, जिस अभिधा के बारे में हम बार बार पढ़ रहे थे पीछे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता भी रही थी, अब थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है व्यंजना और तीसरा है लक्षणा। और ये तीनों शब्द आपके लिए कोई नए शब्द नहीं हैं, है ना, ये तीनों शब्द हम पीछे जो है पढ़ चुके हैं, बस हम इसको थोड़ा शब्द शक्ति में और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती शब्द शक्ति में आपका कुछ भी गलत हो। तो सबसे पहला है अभिधा, दूसरा है व्यंजना और तीसरा है लक्षणा। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने ये जो है माना, कुछ विद्वानों ने, कि जो है चौथी शब्द शक्ति को भी स्वीकार किया गया। ठीक है, और उसका संबंध किससे बताया गया, वाक्य से बताया गया। मतलब पहला अभिधा, दूसरा व्यंजना और तीसरा लक्षणा, और उन्होंने विद्वानों ने चौथे को भी जो है स्वीकार किया है, जिसका नाम है वाक्य। पर अभी हम वाक्य को नहीं, अभी हम इन तीनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है अभिधा शब्द शक्ति। अब अभिधा शब्द शक्ति क्या है समझेंगे, सभी बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। बच्चों ये चीजें ना, ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द बार बार आपके हर एक जगह पे आएंगे।
ठीक है। लेकिन अब हर एक स्थान पर आपको उसका मीनिंग नहीं बताया जाएगा, तो आप यहाँ पर उस मीनिंग को अपने उसमें जो है उतार लो, अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, उस शब्दों इन शब्दों को, क्योंकि जब फिर ये इस्तेमाल होंगे तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को जो है हम जो है परफेक्ट बना रहे हैं, है ना, आपको इस सब्जेक्ट में परफेक्ट बना रहे हैं, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है ना। तो जो इसमें जिन्होंने बच्चों ने मास्टर कर रखी है वो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा है, ये वो उन्होंने मास्टर कर रखी, तो वो क्या है, अपना ही तो अपने सब्जेक्ट को ही तो मजबूत बनाना है, यही तो पावर है। तभी तो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आगे एक हाई लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई प्रोफेसर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता होगा, है ना। तो क्या है, क्यों है ये सपने जो है छोड़ने नहीं है, इनको पूरा करना है। तो शब्दों को उतार लो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगहों में हिंदी आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले आ जाता है अभिधा। अभिधा की ओर अगर हम ध्यान दें तो अभिधा शब्द बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में। अभिधा का मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट जो मीनिंग होता है, ठीक है, डायरेक्ट जो मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिधा। मान लो किसी ने कुछ कहा और हमने उसका अर्थ सीधा सीधा ले लिया। ठीक है, उसने कोई कुछ बात कही और हमने सीधा सीधा उस चीज़ को ले लिया। ठीक है, जैसे कि गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है, आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बोला गाय दूध देती है तो आपने मान लिया भाई गाय दूध देती है, आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि भाई गाय तो दूध देती है ना। तो क्या है, ये क्या है, अभिधा है, क्योंकि आपको सीधा समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से इसको डिटेल में, थोड़ा अंदर से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो शब्द को सुनने और पढ़ने के पश्चात पाठक अथवा श्रोता जो है शब्द के जो लोक प्रसिद्ध अर्थ जो होते हैं तत्क्षण ज्ञात हो जाता है, उसी वक्त ज्ञात हो जाता है आपको उसका अर्थ। तो वो शब्द जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि किसी ने आपको, पाठक ने आपको कुछ बोला, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाकर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द है उनको समझाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे जिनको समझाना नहीं पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है घर, समझाना पड़ रहा है, नहीं समझाना पड़ रहा। विद्यालय, घोड़ा, रमेश, ठीक है, तो इन सब शब्दों को समझाना पड़ रहा है, नहीं समझाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इन सब शब्दों का आपको बोध है और आप इनको सीधे सीधे समझ रहे हो, तो वो क्या है, अभिधा है। तो वो कौन सी शब्द शक्ति है बच्चों, अभिधा शब्द शक्ति है। अब अभिधा शब्द शक्ति की बच्चों बात करें अगर हम, अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की है, तो अभिधा शब्द शक्ति जो है यहाँ पे 3 बताई गई है। कौन कौन सी, पहली है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। समझो, रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। याद हो गया, लिखो लिखो भाई, कमेंट कर करके लिखो, याद भी तो करना है। ठीक है, तो क्या है रूढ़। सबसे पहले अब रूढ़ शब्द को समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है। पहले मैं बता दूं कि जो अभिधा है, अभिधा का दूसरा नाम अगर आपको पूछा जाए कि क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो जो अभिधा है इसे प्रथमा और अगिरमा भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रथमा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अभिधा को प्रथमा कहते हैं। और एक और शब्द है इसके लिए, अग्रिमा। अग्रिमा, ठीक है, ग है ये, अग्रिमा। ठीक है, तो ये 2 शब्द जो है अभिधा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पूछ लेते हैं, पेपर में आ जाता है कि अभिधा को इनमें से क्या कहा जाता है, तो अलग अलग दे देते हैं। तो उसमें अगर प्रथमा होगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, अगर अगिरमा होगा तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की बात की जा रही है। अब रूढ़ कौन से शब्द होते हैं उन्हें समझेंगे कि रूढ़ जो है किसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, मुख्यार्थ और वाच्य का बोध हो रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि देखो मैंने आपको 3 चीजें बताई ना, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये 3 बताया। तो यहाँ पर किसका बोध किया जा रहा है, वाच्यार्थ, क्योंकि वो सीधा बोल रहा है,
वाच्यार्थ है यहाँ पर, जिसको मुख्यार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका बोध यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, पहले वाले का वाच्यार्थ का बोध हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है और उसी से हम समझ जा रहे हैं, तो वाच्यार्थ का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसा आ जाए घुमा फिरा के कि अभिधा जो है उसमें किस चीज़ का बोध हो रहा है, कैसे बोध हो रहा है, या किस जो है शब्द का बोध हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन में दे दे कि वाच्यार्थ का हो रहा है, लक्ष्यार्थ का हो रहा है, या व्यंग्यार्थ का हो रहा है, तो आपको जब अभिधा का मतलब पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि यहाँ पे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का जो है वो हो रहा है, अर्थबोध हो रहा है। अब आगे चलते हैं रूढ़ के। रूढ़ शब्द बच्चे क्या है? रूढ़ की बात करें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, या फिर मैं ये कहूं जिसका खंड नहीं हो सकता, जिन शब्दों के खंड ना हो, संपूर्ण शब्द का एक अर्थ प्रकट हो, ठीक है। जिन शब्दों का कोई भी खंड नहीं होता, मतलब जिनको अलग करे तो उसका कोई अर्थ ना बने, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि वो क्या है, एक ही अर्थ प्रकट करे, दोनों को मिलाकर एक ही अर्थ, जैसे कि घर घर, तो अगर मैं घ को अलग कर दूं और र को अलग कर दूं तो इसका कोई भी जो है अर्थ नहीं है, लेकिन घर घर कर दूं तो पता चल रहा है भाई ये घर की बात की जा रही है, ठीक है। अब है घोड़ा, घोड़ा, अब घोड़े को घ को अलग कर दूं और घो को अलग कर दूं, ड़ को अलग कर दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? घोड़ा। जैसे हो गया घड़ा, ठीक है, घड़ा हो गया, घ को अलग कर दो या ड को अलग कर दो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको पूरा कर दो तो इसका आपको बोध है कि ये घड़े की बात की जा रही है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये क्या, कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, जिनको क्या नहीं किया जाता, जिनका खंड जो है वो नहीं किया जाता और जिनको मिलाकर ही उसके अर्थ, जो अर्थ होता है वो प्रकट होता है। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द की उत्पत्ति प्रत्यय, समास, प्रत्यय समास आदियों से होती है, या मैं ये कहूँ उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, इन शब्दों का जब संयोग होता है ना तो उससे जो निर्मित शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जब इनसे जो है उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर, संधि लगाकर, समास लगाकर जो शब्दों को बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, ठीक है, जैसे रमेश, ठीक है, जैसे मान लो पाठशाला है तो पाठ अलग कर दो, शाला अलग कर दो, तो इनको मिलाकर ही तो बना पाठशाला, ठीक है। सुंदरता, ठीक है, दिगंबर, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या है? यौगिक शब्द है, क्योंकि ये जो है प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब मिला के जो है संयोग से बने हैं, ठीक है, और तब आपको इसका अर्थ बोध हो जाता है और अलग अलग भी बोध हो जाएगा। अब आ जाते हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? यौगिक क्रिया से बने लेकिन निश्चित अर्थ में रूढ़ होते हैं। निश्चित अर्थ तो कैसा होता है उनका? रूढ़ होता है। जैसे जलज, ठीक है, दशानन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य जो है लक्षणलीन है और व्यंजना जो है वो रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, ठीक है। क्या ये तो बिल्कुल जो है वही है, जो है ये लाइन है पूरी की पूरी। जलज दशानन अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षलीन, जो मध्य लक्षलीन और अधम जो है वो व्यंजन रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। ये किसका है? किसने दिया? ये देव ने दिया है, ठीक है। जो आचार्य देव हैं उन्होंने ये पंक्ति बोली है और इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया कि शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? वो अभिधा मानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द की बात करूँ तो जो शब्द यौगिक प्रक्रिया से बने होते हैं। अब यौगिक प्रक्रिया क्या बताई मैंने? क्या बताई मैंने? यौगिक प्रक्रिया मैंने बताया जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, इन सब चीजों का संयोग हो उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यौगिक जो क्रिया है यौगिक प्रक्रिया से बने होते, किंतु निश्चित अर्थ कैसा होता है उनका? रूढ़ होता है। मतलब जब आंसर बाद में निकल कर आए तो क्या होगा आंसर? थोड़ा रूढ़ आंसर होगा। मतलब रूढ़ कैसा? जैसा कि ये है, मतलब उनको अलग अलग किया जाएगा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, लेकिन उनको मिलाया जाएगा तभी उसका अर्थ का बोध हो पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो बने कैसे होते हैं? वो बने तो वो यौगिक से बने होते हैं। तो जो शब्द यौगिक प्रक्रिया से बने हुए हैं किंतु निश्चित अर्थ कैसा होता है उनका? रूढ़ हो गया है, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ संबंध। देखो ना, योग और रूढ़ संबंध दोनों को मिला के, तो आई थिंक इजी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, उदाहरण क्या ले सकते हैं,
जैसे गिरिधर, ठीक है, गिरिधर ले लेते हैं, ठीक है। तो गिरधर है, तो गिरधर जो है वो क्या है, कृष्ण भगवान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन गिरधर अलग अलग जो शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए यौगिक भी है। लेकिन इसका जो रूढ़ अर्थ की मैं बात कहूँ तो इसका रूढ़ अर्थ क्या होगा, रूढ़ अर्थ आप क्या निकालोगे, गिरधर से क्या निकालोगे आप, गिरधर मतलब कृष्ण भगवान निकालोगे, है ना। तो कृष्ण निकालोगे तो रूढ़ अर्थ इसका कृष्ण हो गया और गिरधर क्या हो गया, इसका यौगिक अर्थ हो गया, ठीक है। उसी तरीके से गणपति, अब गणपति यौगिक शब्द हो गया गणपति, लेकिन जब आप गणपति की बात करें तो आपके माइंड में क्या तस्वीर बन रही, गणेश जी की बन रही है ना। तो गणेश क्या हो गया, इसका रूढ़ अर्थ हो गया। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, इसको कहते हैं योग रूढ़। जैसे इन्होंने दे रखा है कि घर जो है गंगा में है, तो अब घर जो है गंगा में है, गंगा क्या है, किसका साइन होता है, गंगा, गंगा का मतलब होता है जो बहुत पवित्र होती है, ठीक है। गंगा पवित्र नदी है ना, तो गंगा जो है बहुत पवित्र है, उसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर घर को गंगा कहा गया है, तो मतलब क्या व्यंजना की गई है यहाँ पे कि घर जो है वो गंगा की भांति क्या है, पवित्र और स्वच्छ है। मेरी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। तो पहला हमने कर दिया अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति हमने कर लिया बच्चों। अब हम कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति, जबकि मैंने बताया इसमें क्या होता है, हमारा लक्षण होता है, ठीक है बच्चों। तो लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है, जहां मुख्य जो अर्थ है, जहां मुख्य अर्थ में बाधा जो है उपस्थित होने पर रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थों से संबंधित अन्य ही अर्थ को लक्ष्य किया जा रहा है या किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा तो मैंने आपको सीधे शब्दों में बता दिया, ठीक है। यहां पे क्या है, मुख्यार्थ की बाधा है। मुख्यार्थ क्या होता है, अब भी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। मुख्य अर्थ में मुख्य अर्थ का मतलब क्या हो गया, मुख्यार्थ हो गया। तो मुख्यार्थ जो है उस पे बाधा उपस्थित होती है। तो मुख्यार्थ किसको कहा जाता है, पीछे हमने पढ़ा अभी। मुख्यार्थ का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए भैया। वाच्यार्थ, ठीक है, क्या है, वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ को ही मुख्यार्थ कहते हैं ना। तो जब मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में जो है बाधा उपस्थित होती है, ठीक है, बाधा आती है जब उसमें, तो प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अन्य ही अर्थ जो है उसका बोध करने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, लक्षण शब्द शक्ति। मैंने कहा ना, सीधे सीधे बात नहीं कहेंगे, टेढ़ा घुमा कर बात कहेंगे, मुख्यार्थ से होते हुए जाएंगे, पर मुख्यार्थ में भी हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा, बाद में उसका अर्थ कुछ और ही होगा, क्योंकि उसका जो लक्ष्य होगा वही उसका अर्थ बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला मोहन जो है गधा है, मोहन गधा है, तो यहाँ पर गधा बोला गया, तो गधे से उनका लक्षण क्या है कि मूर्ख है वो। अब गधा बोल दिया उन्होंने तो गधा थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। गधे का मतलब मूल जो लक्षण है या लक्ष्य है जो वो क्या है, मूर्ख से है, कि वो मूर्ख है, उसका दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन उसको क्या कह दिया, मोहन गधा है, ठीक है। तो गधा जो है वो मूर्ख होता है, तो मूर्ख से उसका कंपैरिजन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लक्षणा जो है, लक्ष्य जो है हमारे अर्थ का बोध करवाता है, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, लक्ष्यार्थ के अगर आधार पर कहा जाए तो कैसे भेद किए हैं, लक्ष्यार्थ के आधार पर जो है भेद किए हैं। तो लक्ष्यार्थ के आधार पर, दूसरा है मुख्यार्थ, और पहला है लक्ष्यार्थ के आधार पर किया है भेद, फिर है मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मतलब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर किया है, फिर मुख्यार्थ, मुख्यार्थ मतलब जो वाच्यार्थ है या नहीं के आधार पर लक्षण के भेद किए हैं, फिर क्या है सारोपा, ठीक है, सारोपा और जो साध्यवसाना लक्षण है उसके बारे में बात की है, उसमें रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये सारा का सारा अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो लक्षणा शब्द शक्ति के है। पहले हमने क्या किया, अभिधा शब्द शक्ति किया, अब लक्षणा करेंगे। तो लक्षणा में इन सभी टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यंजना करेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक समाप्त होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि हमें आगे जाके आसानी हो जाए। अब क्या है, सबसे पहले है रूढ़ा लक्षणा, ठीक है, कि रूढ़ा लक्षणा क्या है। तो लक्षण शब्द मैं कहूं, लक्षणा जो शब्द शक्ति है दो तरीके से होती है, एक होती है रूढ़ा लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब तो पता ही होगा जिन्होंने मास्टर कर रखी है,
जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर कर रखी है उन लोगों को प्रयोजन का अर्थ तो पता ही होगा, ठीक है। प्रयोजन उद्देश्य कोई, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रूढ़ा लक्षणा है और यहाँ पे क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा है। रूढ़ा लक्षणा क्या है, जहाँ मुख्यार्थ मतलब वाच्यार्थ में बांधा होने पर भी रूढ़ी के आधार पर लक्ष्य ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुख्यार्थ मतलब सीधी सीधी जो बात कहना चाहता है वो, उसका तो अर्थ का बोध नहीं होता, लेकिन उसका कोई लक्ष्य है, उससे उसका जो है अर्थ का बोध होगा, ठीक है। वो रूढ़ा लक्षण है, मतलब रूढ़ तरीके से कहा, जो हमने अभी अभिधा में भी पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि पंजाब वीर है। अब पंजाब वीर से क्या कहने का मतलब है, पंजाब, पंजाब तो एक स्टेट का नाम है ना। पंजाब तो एक जो है स्टेट का नाम है, तो क्या अब वो पूरा स्टेट वीर है, क्या बता रहे हैं वो कि पंजाब वीर है ना। पंजाब का मतलब क्या है, पंजाब का मतलब वहाँ पर रहने वाले जो देशवासी हैं या निवासी है ना। पंजाब में रहने वाले जो निवासी हैं उनसे जो है उन्होंने पंजाब बोला है। पंजाब जो है वीर है, मतलब पंजाब में रहने वाले जो निवासी हैं वो बहुत ही वीर है। तो इसलिए इसका जो अर्थ है, ये अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा, रूढ़ा लक्षणा कहा गया। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया पंजाब लड़ाका, ठीक है, पंजाब लड़ाका। अब पंजाब लड़ाका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ आप क्या लोगे, पंजाब वासियों से लोगे, ठीक है। कि मतलब हमने एक रूढ़ तरीके से उसका अर्थ बोला कि पंजाब लड़ाका, लेकिन आपने उसका अर्थ कैसे लिया कि पंजाब वासियों की बात कर रहे हो कि वो बहुत लड़ाके हैं, ठीक है, तो लड़ाका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शब्द को लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तब ऐसे उदाहरण ले रहे हैं। आगे आ जाता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है कि कोई प्रयोजन होगा, कोई उद्देश्य होगा उनका, ठीक है, बोलने का। तो मुख्यार्थ में बांधा होने पर भी किसी विशेष प्रयोजन मतलब उद्देश्य के लिए जब लक्षणार्थ का बोध किया जाए, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है, ठीक है। कैसे कैसे होती है प्रयोजन लक्षणा, तो जैसे इन्होंने कहा मोहन क्या है, गधा है। मोहन क्या है, गधा है। अब गधे से उनका क्या अर्थ था, गधे से उनका अर्थ था मूर्ख, कि वो बहुत ही मूर्ख है, इसलिए उन्होंने लक्षणा भी कह दी। तो यहाँ पर मोहन की मूर्खता को जो है व्यक्त करने के लिए प्रयोजन से लिया गया, मतलब उसको प्रयोजन मतलब उद्देश्य शब्द क्या लिया गया, गधा लिया गया। तो अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा है। या फिर मैं कोई और उदाहरण देती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई पिताजी होते हैं और जो है पिताजी क्या करते हैं, अपने पुत्र को बोलते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया होता तो उसको बोलते हैं, अरे मेरा पुत्र तो जो है शेरों में शेर है, वीर भला काम किया होगा उसने, तो क्या बोलेंगे, मेरा पुत्र तो जो है शेरों में शेर है। अब वो शेरों में शेर तो होगा नहीं, वो तो इंसान ही है ना। लेकिन शेरों में शेर बोल रहे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है उसकी वीरता की तारीफ की जा रही है, और उसकी वीरता की तारीफ करते हुए वो इन शब्दों का प्रयोग करता है कि वो जो उनका जो पुत्र है वो क्या है, शेरों में भी क्या है, शेर है, मतलब वीरों का भी वीर है, ठीक है। तो उसकी वीरता को प्रकट कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका कोई और जो है उद्देश्य होता है, आपका प्रयोजन होता है, और आप उस तरीके से उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मुख्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ है उसके आधार पर, ठीक है। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के आधार पर जो है भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के आधार पर। मुख्यार्थ मतलब पता है ना, वाच्यार्थ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना। वाच्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ है उसके आधार पर जो भेद किए हैं वो है गौणी लक्षणा और दूसरा है शुद्धा लक्षणा। अब गौणी लक्षणा कौन सी है वो समझो। गौणी लक्षणा किसे कहते हैं, जहां गुण जो होते हैं वो सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। जो गुण हैं हमारे वो सादृश्य के आधार पर, मतलब जो दिख रहा है उसके आधार पर ही क्या होते हैं, लक्ष्यार्थ का बोध हो जाता है। वो दिखते हैं तो हमें उसी से पता चलता है, उसे कहते हैं गौणी लक्षणा। गुण है ना, तो वही। अब जैसे जैसे इधर बोल दिया मोहन जो है शेर है। अब शेर का क्या मतलब, उधर वीर है, मतलब बहुत वीर है या बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वीर दिखाने के लिए उसको शेर कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या है यहाँ पे, गुण से उसके गुण को जो है इस तरीके से प्रकट किया गया। तो मोहन में और शेर में जो है क्या है, सादृश्य है एक तरीके का। जो गौणी लक्षणा है, कहा तो उसने कुछ भी नहीं, लेकिन हम उसके
इन शब्दों से ही समझ गए कि वो बताना चाह रहा है कि मोहन क्या है, बहुत वीर है। जैसे मैं बोलूं मुख चंद्र, जिसका चंद्रमा के सम्मान क्या हो, मुख हो। चंद्रमा के सम्मान क्या है, उसका मुख है, तो मुख चंद्र। तो इस तरीके से जो है शब्द क्या है कि हम उसके अर्थ तक पहुंच पा रहे हैं सिर्फ उसके मुख चंद्र शब्द से ही। अब क्या है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा क्या होता है, जब गुण सादृश्य को छोड़ देता है। सादृश्य छोड़ दिया मतलब जो हम उसके गुण हैं उसको उसने छोड़ दिया, पर किसी आधार अन्यथा समीपता या कोई आसपास की चीजें, उन चीजों को पकड़ लिया। सहचर है जो उसके आसपास है, या आधार, आधार जो अधेय है उसके संबंध में, या लक्षणार्थ ग्रहण किया है, उससे क्या कहते हैं, शुद्धा लक्षणा कहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला यथा, जैसे लाल पगड़ी जो है आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ पे क्या अर्थ है लाल पगड़ी का, मतलब सिपाही। सिपाही को जो है लाल पगड़ी कहा गया कि लाल पगड़ी आ रही है, मतलब सिपाही आ रहे हैं। इन दोनों में ही सहचर्य का जो है सहचर्य जो है उसका संबंध है। इसको क्या कहते हैं, शुद्धा लक्षणा कहते हैं। जैसे कि शुद्धा लक्षणा कह रहे हैं, ठीक है इसको। ठीक है, तो जैसे वही वाला एग्जाम्पल ले लेते कि जो है गंगा पे घर या घर पर गंगा, है ना। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है उसके लक्ष्य तक पहुंच रहे। आपने गंगा तो कह दिया कि घर जो है गंगा है, घर गंगा है इसका, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है यहाँ पे कि गंगा जो है बहुत ही साफ सुथरी होती है, तो आपने घर को क्या बोल दिया, कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, गंगा के साथ। उसी तरीके से यहाँ पे लाल पगड़ी बोला तो लाल पगड़ी किसको वो कर रहा है, पॉइंट आउट किसको कर रहा है, सिपाही को कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या शुद्धा लक्षणा है, शुद्ध तरीके से उसने अपनी बात को कह दिया, जो समीपता या आसपास के सहचर थे उसको लेते हुए। ठीक है, उनसे आगे चलते हैं। आगे आ जाता है मुख्यार्थ है या नहीं के आधार पर जो लक्षण के भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यार्थ है या नहीं उसके आधार पर जो लक्षण के भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। तो लक्ष्यार्थ के कारण मुख्यार्थ पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब देखो कोई लक्ष्य होगा तो मुख्यार्थ की तो कोई वैल्यू होगी नहीं ना, है ना। अब आप कोई शब्द बोल रहे हो लेकिन आपका कोई लक्ष्य है, तो आगे पीछे वाली जो लाइनें होगी उससे हमें कोई मतलब ही नहीं जब तक हमें उसका लक्ष्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ के कारण क्या होता है, जो मुख्यार्थ है मतलब जो वाचन ने बोला वो तो समाप्ति हो गया, तो या बना हुआ है, समाप्त हो गया या फिर बना हुआ है। उसके आधार पर जो लक्षण होते हैं उसके भेद बताए, कौन सा, उपादान और लक्षण लक्षणा। ठीक है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब क्या है ये उसे समझेंगे। सबसे पहले है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा का है जहां मुख्यार्थ बना रहता है और लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है। मुख्यार्थ भी बना हुआ है, यहाँ पे मुख्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ का जो बोध है वो भी साथ में ही है, चल रहा है, दोनों की बात चल रही है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है मतलब कौन, सिपाही की बात की जा रही है, तो सिपाही जो है आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पे मुख्यार्थ क्या है, यहाँ पे मुख्यार्थ इसको लिया गया, लाल पगड़ी को मुख्यार्थ लिया गया है और साथ साथ लक्षण क्या है, यहाँ पे सिपाही की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका बोध हमें हो रहा है, मतलब लाल पगड़ी से हमें सिपाही का बोध हो रहा है, वो क्या है, उपादान लक्षणा है, कि मतलब एक लक्षणा भी है। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको कौवे से दही की रक्षा करो। ठीक है, कौवे से किसकी रक्षा करो, दही की रक्षा करो। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको कौवे से दही की रक्षा करो, पर मैं कौवे के द्वारा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कौवे से तो आपने दही की रक्षा करनी ही है, लेकिन साथ साथ कौवे जैसे जो और भी जो पक्षी है उनसे भी बचाना है, या जानवर से बचाना है, बिल्ली से बचाना है, कुत्ते से बचाना है, सांप से बचाना है, इन सब से आपने जो है उस दही को बचाना है। मतलब सिर्फ कौवे की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, तो क्या है उसके आसपास के जो सॉरी उसके जो आसपास के जो अर्थ है उनको भी अपने साथ में लेकर चलना है। तो उससे जब हम आसपास के अर्थ देखो, उपादान का मतलब ही होता है लेना, आप समझ लो, इस अर्थ को लिख दो, उपादान का मतलब होता है लेना। ठीक है, तो मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ ना छोड़ते हुए दूसरे अर्थ को भी खींच कर ले रहा है, दूसरे अर्थ भी तो ले रहा है ये। अब लाल पगड़ी से तो ये लाल पगड़ी होती है, लेकिन लाल पगड़ी से किसको ले रहा है, सिपाही को अपनी ओर ले रहा है। तो उपादान क्या कर रहा है, किसी दूसरी चीज को भी खींच ले रहा है। जैसे मैंने बोला कौवे से दही की रक्षा करो, तो कौवा तो है ही है, पर कौवे जैसे और भी पक्षी और या जानवर होंगे उनसे भी उसको बचाना है, तो वो भी ये ले रहा है, खींच रहा है। ठीक है,
लक्षण लक्षणा क्या होती है? लक्षण लक्षणा होती है मुख्यार्थ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और लक्ष्यार्थ का बोध होता है। सिर्फ लक्ष्यार्थ का बोध होगा, जो लक्ष्य होगा। जैसे मोहन गया है, मोहन गया है, तो यहाँ पे क्या है? लक्षण लक्षणा का ही उदाहरण है। ठीक है, तो लक्षण किसी चीज का कोई लक्षण है और वो ही लक्षण का उदाहरण है। मुख्यार्थ छोड़कर जब अन्य ही अर्थ ग्रहण करता है, मुख्यार्थ को तो भूल गया वो, पर कुछ और ही है। अब पहले उसने बोला गंगा पर गांव है, गांव से हटकर वो कोई और ही बात करने लग गया। ठीक है, गंगा पर गांव है और फिर गंगा से वो बात, गंगा की बात उसने छोड़ दी, वो कोई और ही बात पर चला गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? मुख्यार्थ तो पूरी तरीके से खत्म हो गया और दूसरी ही बात में, मतलब में लक्ष्यार्थ की ओर बढ़ गया। तो उसे कहते हैं लक्षण ही क्या है? लक्ष्यार्थ है, लक्षण लक्षणा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, लक्षण लक्षणा की बात करूं तो लक्षण लक्षणा का एक और जो है नाम है, वो भी याद कर लीजिए। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता चले। जहत स्वार्थी कहते हैं इसको, जहत जहत स्वार्थी। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे, जहत स्वार्थी कहते हैं इसे। किसको? लक्षण लक्षणा को। लक्षण लक्षणा का अन्य नाम क्या है? जहत स्वार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सरोपा और सध्यवसाना लक्षणा। कौन सी होती है? अब ये पढ़ते हैं हम लोग। सरोपा जो लक्षणा होती है, सरोपा लक्षणा का क्या मतलब है? सरोपा लक्षणा से बच्चों सीधा आप समझ लो, मैं आपको अच्छी तरीके से आरोप करना। ठीक है, आरोप के साथ कहूंगी मैं। सरोपा लक्षणा क्या है? आरोप के साथ। अब यहां पर क्या है? जहां उपमेय और उपमान में अभेय आरोप करते हुए लक्षणार्थ की प्रतीति होती है, उसे क्या कहते हैं? सरोपा लक्षणा कहते हैं। मतलब जहां आरोप के साथ बताया जाए, जैसे कि इन्होंने बोला ना उपमेय में उपमा का हो रहा है, तो जब उपमेय में उपमा का अभेद बताया जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अलंकार कौन सा होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा अलंकार होता है वहां पर जहां पे उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाए? या मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है, जिसकी तुलना जिससे की जा रही है उसे क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार होता है वो? जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमेय पर, उपमेय और उपमान में अभेद बताया जाए जहां पर, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है वहां पर। तो जहां पर भी बच्चों आपको रूपक अलंकार दिखेगा, आप समझ जाना वहां पर क्या है? सरोपा लक्षणा है। ठीक है, सरोपा लक्षणा है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? रूपक अलंकार दिखाया। जैसे उदित उदित गिरे मंच, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। यहाँ उदयगिरी रूपी मंच पर राम रूपी जो प्रभातकालीन सूर्य का उदय जो है उसको दिखाकर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? सरोपा लक्षणा कहते हैं। तो जहां पर भी बच्चों आपको रूपक अलंकार दिखेगा, आप समझ जाना वहां पर सरोपा लक्षणा है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। साध्यावसाना। साध्यावसाना क्या है? साध्यावसाना में है, साध्यवसाना में क्या है? साध्य, जिसमें केवल उपमान का कथन है, लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरीके से छिप जाता है। अच्छा, तो इसमें कौन सा होगा? साध्यवसाना में देखो बच्चों, सीधी सी बात है, यहां पर आप क्या लोगे? रूपक अलंकार तो होगा ही होगा, लेकिन रूपक के साथ अतिशोक्ति अलंकार भी होगा। तो रूपक अतिशोक्ति अलंकार जहां पर होगा वहां पर कौन सा होगा? साध्यवसाना लक्षणा होगी। जैसे रूपक है, अतिशोक्ति अलंकार कौन सा होता है? मतलब रूपक तो है ही है कि जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर जो है जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए उसको कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार कौन सा होता है? जब बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो उधर कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। जैसे कि
उदाहरण दूं तो कोई स्त्री है और वो बहुत सुंदर दिख रही है, तो आपने बोल दिया कि अरे अरे वाह, ये तो बिल्कुल चांद की तरह जो है, बहुत चांद की तरह ही खूबसूरत नजर आ रही है। अब क्या है, चांद की तरह खूबसूरत नजर आ रही है, क्या मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, अतिशयोक्ति भी कर दी और साथ ही साथ रूपक भी कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से उसको क्या कहेंगे हम, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। तो इधर आ जाएगा आपका रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लेना रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है जैसे शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गया। ठीक है, गीदड़ भाग गए, तो यहाँ पे शेर का तात्पर्य किससे, वीरों से है। शेर वीरों को कहा गया कि वीर जब आते हैं युद्ध में तो गीदड़ जो होते हैं, मतलब जो कायर लोग होते हैं, वो डर के भाग जाते हैं। तो उपमेय में पूरी तरीके से छुपा देने के कारण यहाँ पे क्या है, साध्यवसाना लक्षणा है। ठीक है, अब यहाँ पर विश्वनाथ की अगर बात करें तो विश्वनाथ ने प्रयोजनवती लक्षणा में जो है 64 जो है प्रयोजनवती लक्षणा बता रखे हैं। ठीक है, तो 64 जो है विश्वनाथ ने 64 जो है प्रयोजनवती लक्षणा बताए हैं, और रूढ़िवती की बात करूं तो 16 उन्होंने रूढ़िवती बताए हैं। तो टोटल जो है 80 जो कह सकते हैं कि 80 उन्होंने भेद बताए हैं। तो 80 उन्होंने इस तरीके से जो है पूरे डिफाइन किए हैं, किसने, पंडित विश्वनाथ ने। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यंजना शक्ति पर, यह हमारा लास्ट होगा, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है बच्चों, अब उसको समझेंगे। व्यंजना का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जहां मुख्यार्थ भी ना निकले, लक्ष्यार्थ भी ना निकले, अलग ही व्यंग्यार्थ निकल जाए। अलग ही व्यंग्या करके बताया जा रहा है, ना ही मुख्य मतलब ना ही बोलकर आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है, ना ही उस बात का कोई लक्ष्य है, जहां पर पाठक के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। पाठक जो है अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से जब उसका अर्थ ग्रहण करेगा, उसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। अभिधा और लक्षणा के विराम लेने से जो विशेष अर्थ निकलता है, दोनों का तो कोई मोल है नहीं यहाँ पर, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे शक्ति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा अर्थ ज्ञात होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब पाठक के ऊपर छोड़ दिया, कोई कविता है, अब वो हर किसी को समझ में तो आएगी नहीं, लेकिन जिसके अंदर शक्ति होगी वो उसे समझ जाएगा, या जो कविता जो पढ़ता रहता होगा उसे पता चल जाएगा, उसका अर्थ समझ जाएगा वो। तो इस तरीके से पाठक के ऊपर छोड़ देते, तो वो क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति, हम खुद ही उसका जो है अर्थ ज्ञात करते हैं। जैसे घर, जो घर में, घर गंगा में है, यहाँ व्यंजना है कि घर जो है वो गंगा की भांति ही पवित्र और स्वच्छ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार बताए हैं, एक है शाब्दी व्यंजना और एक है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना क्या है, जहां शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, जहां क्या है व्यंजना, मैं सीधा कहूं तो जहां व्यंजना किसमें होती है, शब्दों में होती है। व्यंजना की बात की जा रही है ना, किसकी बात की जा रही है, व्यंजना की। मतलब जहां वो क्या कहते हैं, अभिधा भी नहीं है और लक्षणा भी नहीं है, मतलब जहां पर दोनों में से कुछ भी नहीं है, मुख्यार्थ भी नहीं है और लक्ष्यार्थ भी नहीं है। ठीक है, अलग ही उसका व्यंग्य हो रहा है उसमें, तो उसको कहेंगे हम व्यंजना। व्यंग्य और व्यंजना में फर्क नहीं है बच्चों। व्यंग्यार्थ जो पढ़ रहे हैं हम, तो व्यंग्यार्थ और व्यंजना अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। ठीक है, एक ही चीज है दोनों। तो यहाँ पर क्या है, व्यंजना की जा रही है। अब यहाँ पर शब्दों की व्यंजना की जा रही है और यहाँ पर अर्थों की व्यंजना की जा रही है। मतलब शब्द से ही हम जब उसको समझ जाएंगे तो वो शब्द व्यंजना हो जाएगी, और जब अर्थ से उसको समझ जाएंगे तो क्या है, अर्थ व्यंजना हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। जहां शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहां शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। अगर शब्द हटा देंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसे जो है शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे चिरजीवो जोरी जुर क्या ना स्नेह गंभीर, तो इस तरीके से शब्द ले रखा है। को घटी ए विषुभानुजा हे हलधर के वीर, यहाँ जो है विषुभानुजा हलधर के वीर शब्द के कारण व्यंजना जो है वो सौंदर्य है।
यहाँ दो दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। अगर हम बात करें विशुभानुजा की, तो विशुभानु प्लस जा, तो विशुभानु प्लस जा क्या बना रहा है, विशुभानु प्लस विशुभानु जी की जो बेटी है या पुत्र, विशुभानु जी की जो पुत्री है उसका नाम क्या है, राधा। कौन सी राधा, कृष्ण के साथ जो रहती है राधा। तो क्या है, विशुभानु जी जो है उस विशुभानु प्लस जा से हम जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, राधा से है। ठीक है, अब विशुभा जो ये शब्द है हमारा, ठीक है, विशुभानुजा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम विश्व अनुजा की अगर बात करें, मतलब इससे दो अर्थ निकल रहे हैं ना, वृषभ प्लस अनुजा, तो उससे क्या अर्थ निकल रहा है, गाय अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगर हम हलधर की बात करें, हलधर जो है बलराम को भी कहते हैं, तो बलराम जो है उनको भी हलधर, कृष्ण को नहीं बलराम को हलधर कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हलधर है वो बैल को भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग अर्थ निकलकर उससे आ रहे हैं, क्योंकि शब्दों की ही यहाँ पे महत्वता है। शब्द में क्या है, व्यंजना है और उससे हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा शाब्दिक व्यंजना को पुनः जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणामूला। ठीक है, तो अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना क्या होगी बच्चों, अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना क्या होगी और लक्षणामूला क्या होगी। तो अभिधामूला की अगर बात करें तो अभिधा जिसका अर्थ आप सीधे सीधे ग्रहण कर लेते हो, तो जब शब्दों के द्वारा शब्द आपको बोले और आपको एकदम से समझ आ गया उनके अर्थ, आपने उनके अर्थों को ग्रहण कर दिया, वो क्या कहलाएगा, अभिधामूला कहलाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने उदाहरण दे रखा है, सोहन नाग ना मद बिना, तान बिना नहीं राग। यहाँ पर नाग राग दो शब्दों का जो है अनेकार्थिक है, परंतु वियोग के कारण इनका अर्थ जो है वो नियंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो नाग है उसका अर्थ हाथी से है, नाग का अर्थ यहाँ पर जो है हाथी से है, और राग का अर्थ यहाँ पे रागिनी से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाग का प्रायवाची जो भुजक रखा गया है वो व्यंग्यार्थ के रूप में है। ठीक है, तो व्यंजना की जा रही है, मतलब व्यंग्यार्थ किया जा रहा है, और व्यंग्यार्थ के थ्रू आपको सीधी सीधी बात कह के उसके अर्थ तक पहुंचाया जा रहा है। वो क्या है, अभिधा शब्द व्यंजना है। लक्षणा में क्या होगा, लक्ष्य होगा। अभिधा में देखो, अभिधा में सीधा सीधा शब्द समझ में आता है, लक्षणा में लक्ष्य होता है, लक्ष्य के द्वारा समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है, लक्ष्य होगा, लक्ष्य के द्वारा हम जो है अपने अर्थ तक पहुंचेंगे। जैसे कि आप तो नीरे वैशाख नंदन हैं। ठीक है, मतलब वैशाख नंदन व्यंग्यार्थ पर पहुंचता होता है। ठीक है, मतलब मूर्खता, इस लक्षण का लक्षण क्या है कि मूर्ख है, ये मूर्खता है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है बदल ही दिया जाए, व्यंजना के लोप हो गया, परंतु गधा रख देने से लक्षणामूल्य शाब्दिक व्यंजना तो चरितार्थ नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है कि जो लक्षणा है, लक्ष्य देखो अभिधा में क्या होता है, मैं सीधा शब्द में आपको समझाऊं तो अभिधा में क्या होता है, अर्थ प्रकट हो जाता है, आपको बात बोली और आपको सीधा समझ में आ गई। ठीक है, लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा में होता है कुछ बात वो कहते हैं और कुछ छुपा लेते हैं, पूरी बात नहीं आपसे कहेंगे, कुछ तो कहेंगे और कुछ छुपा लेंगे आपको, फिर उससे आप उसके लक्ष्य तक पहुंचोगे। ठीक है, और जो तीसरा वाला होता है व्यंजना, उसमें क्या होता है, पाठक के विवेक पे छोड़ दिया जाता है कि पाठक जो है उसको अपने आप ही समझेगा, उसके अंदर शक्ति होगी तो समझ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं समझेगा। इस तरीके से आर्थी व्यंजना क्या होती है, आर्थी व्यंजना जो अर्थ से समझी जाए उसे कहते हैं आर्थी व्यंजना, जो अर्थ पर आधारित होती है। ठीक है, तो जो शब्द पे आधारित ना होते हुए अर्थ पर आधारित होते उसे कहते हैं शब्द आर्थिक जो है व्यंजना। जैसे आंचल में ही दूध और आंखों में पानी, तो इस तरीके से शब्द बोला गया है, तो सीधे सीधे आप जो है उसके अर्थ को लेंगे और अर्थ से उसको ग्रहण, जो उसका अर्थ है वो ग्रहण करेंगे। तो व्यंजना की जा रही है, अर्थों में व्यंजना है। तो ये कौन कौन सी है, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना। ठीक है, अर्थों में क्या है, जब अर्थों में व्यंजना हो। शाब्दी व्यंजना क्या थी, जब शब्दों में व्यंजना हो, शब्द में, इसमें अर्थ में। अब इसमें क्या है, वस्तु व्यंजना। वस्तु व्यंजना क्या होता है, जहां पर व्यंग्यार्थ के द्वारा किसी तथ्य पर व्यंजना हो, पर उसे क्या, वहां पर क्या कहते हैं, वस्तु व्यंजना करते हैं। व्यंग्यार्थ किया जा रहा है यहाँ पे,
ठीक है, पर कोई तथ्य है, कोई बात है, उस पर व्यंजना की जा रही है तो उसे कहेंगे वस्तु व्यंजना। जैसे कि हम काव्य लिख रहे हैं तो काव्य किसी ना किसी वस्तु पर निर्धारित होती है, ठीक है, कोई चीज या कोई टॉपिक होता है, कोई विषय होता है, उस पर निर्धारित होती है, तो उस तथ्यों पर निर्धारित होती है, तो उसे कहते हैं वस्तु व्यंजना। ठीक है, आगे आ जाता है अलंकार व्यंजना। जब अलंकार आपको नजर आए व्यंग्यार्थ में, मतलब व्यंजना कर रहे हो और उस वक्त व्यंग्यार्थ में आपको अलंकार का बोध हो जाए तो आप समझ जाना यहां पर अलंकार व्यंजना है। ठीक है, या अलंकार व्यंग्यार्थ है। रस व्यंग्यार्थ में जब आपको रस की अनुभूति हो, जैसे जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उड़ती चलती है इन नैनन के नीर। तो इस तरीके से जो है संचारी भाव की व्यंजना होने पर वियोग रस वंजित है, इसलिए इसे रस व्यंजना कहा जाता है। तो रस की अनुभूति हो रही है यहाँ पर, तो इसे क्या कहेंगे, रस व्यंजना कहेंगे। ठीक है, या आर्थिक जो व्यंजना होती है इसमें हम अभिधा लक्षणा और व्यंजना की ही बात कर रहे हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका जो है समाप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे अभिधा में भी कई सारे जो आचार्य हैं उन्होंने अपनी परिभाषा दी हैं और जो है लक्षणा को लेकर भी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही है, आप पंक्तियां उनकी याद कर लीजिएगा और फिर उससे जो है कर लेना। बाकी सारा शब्द शक्ति आपको यहाँ पे करवाया गया है, तो आप इसको आई होप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग जो है इसको दोबारा पढ़ लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली नहीं। अभी तो हमारी आगे जाके बहुत सारी रिविजन्स भी होनी है। तो आपका प्रश्न जो है, प्रश्न सुन लीजिए कि क्या है। प्रश्न आपका ये है कि वाक्य रसात्मक काव्य, काव्य लक्षण के किस के प्रेरणता कौन है? तो किसने ये पंक्ति बोली है? वाक्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये शब्द जो है वो किसने बोला है? देखो काव्यम से तो इतना पता चल गया आपको, काव्य लक्षणा जो हमने किया था उसी में से है। तो आप लोग अब पता कीजिए कि ये किसकी पंक्ति है और किसने ये जो है उक्ति बोली है। ठीक है, तो वो पता करके मुझे कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो ठीक है, जिसको आता है वो आंसर दे सकता है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो दे ही देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो आज का टॉपिक था शब्द शक्ति वो समाप्त होता है। और शब्द शक्ति जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को किया है यहाँ पर। तो आई होप आपको शब्द शक्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है जो भी कमेंट्स करोगे मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ। तो आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और यूजीसी नेट जो है क्रैक करने का जो टारगेट है उसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का दिन अच्छा हो। और ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो है वेबसाइट्स है, आप यहाँ से कांटेक्ट करके आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स जो है वो मिल जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हमारा जो विषय वो आज ख़त्म होता है और कल हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो काव्य दोष और काव्य गुण रहेंगे, तो उनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो बाय, राधे राधे और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।